अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल और मैं हूं राना साजिद आपके साथ। नाजरीन, बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो आज बाकायदा तौर पे है T20 वर्ल्ड कप का जो है आगाज़ होने जा रहा है। पहला मैच आज खेला जाएगा। बिग फॉर्मेट, बिग इवेंट और दुनिया भर की जो है टीम्स इस वर्ल्ड कप में शरीक हैं। ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान के दस्ते की बात करते हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करते हैं, तो बाबर आजम पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बने हैं और बतौर कप्तान, बतौर लीडर पाकिस्तान की टीम को लीड कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत हैं। यंग खिलाड़ी हैं और उनका जो है बल्ला पिछले पूरे साल काफ़ी रन्स बनाता रहा। ख़ासतौर पर उनकी जो जोड़ी थी मोहम्मद रिजवान के साथ, वो बेस्ट जोड़ी भी वो करार दी गई पिछले साल की। तो इस दफ़ा भी तवक्कुआत काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान की टीम के वाले से। अगर कुछ बात कर ली जाए तो जनाब सिलेक्शन जो है वो रद्दोबदल करने के बाद जो अभी हतमी जो हमारी टीम मौजूद, हमारा जो स्क्वाड है 15 रुकनी, तो उसमें शुएब मलिक की वापसी हो चुकी है। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं जो कि सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं, तजर्बाकार हैं। सरफराज अहमद भी इसी तरह जो है दोबारा से पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, जिनको ड्रॉप कर दिया गया था। और फ़खर जमान पाकिस्तान की जो है ओपनिंग बल्लेबाज, वो भी इस तरह जो है वो टीम का हिस्सा बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की अभी टीम का जो है कम्बिनेशन काफ़ी हद तक जो है बैलेंस साइड हमें नज़र आ रही है। कि चैंपियन ट्रॉफी के जो खिलाड़ी थे, ख़ासतौर पर जिन्होंने भारत को शिकस्त दी थी, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं, नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए पहला टाकरा पाकिस्तान का, पहला आगाज़ जो है वो भारत के साथ होना है। पहला मैच जो है, जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच आता है शायकीन क्रिकेट, और ना सिर्फ शायकीन क्रिकेट बल्कि पूरी दुनिया में और दोनों ममालिक में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन और प्रेशर वो क्रिएट हो जाता है न्यूज़ चैनल्स में, और इसी तरह तज्जियाकारों का, और इसी तरह जो है वो एक फ़िज़ा बन जाती है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान और भारत का जो पहला मैच है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ेरे गर्दिश है, ख़बरों में भी है। और क्योंकि इसकी स्पेशल बात यह है कि शायकीन क्रिकेट के लिए जो टिकट्स मखसूस की गई थी वो चंद घंटों में फ़रोख्त हो चुकी हैं, और शायकीन को अब इंतज़ार है, तो पाक भारत टाकरे का इंतजार है कि कब पाकिस्तान और भारत की टीमें मध्य मुकाबला आएँ। क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान और भारत की जो है वो क्रिकेट बंद है, और टीम जो है दो तरफा सीरीज़ भी नहीं खेल रही, और इसी तरह मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर भी जो पाकिस्तान और भारत के मैचेस हमें नज़र नहीं आ रहे। तो इस हवाले से भी जो है आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो तब्दीलियाँ हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ख़ासतौर पर चेयरमैन रमीज़ राजा साहब आए, उन्होंने जो है अपनी नए कबीना को तश्कील देने का काम जो है वो जारी रखा हुआ है। जो तब्दीलियाँ हुई खासतौर पर अगर उनके हवाले से बात कर ली जाए तो सबसे पहले जो रिज़ाइन सामने आए थे, जनाब मिसबाह उल हक और वकार यूनुस का इस्तीफ़ा सामने आया। इवन T20 वर्ल्ड कप में जो है वो बहुत कम वक्त रह गया था, लेकिन जिस तरह उन्होंने 2 से 3 साल मेहनत की पाकिस्तान टीम के साथ, लेकिन उन्होंने एन वक्त पे समझ लें उस मौके पर जब T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत कम वक्त था, अपने अहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद वसीम खान जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक, उनकी जानिब से भी जो इस्तीफ़ा दे दिया गया, और अब जो है फील्डिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो भी जो है वो इस तरह अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो इसी तरह मज़ीद तब्दीलियाँ भी जो है क्रिकेट बोर्ड में आने की जो है उम्मीद की जा रही हैं, नज़र आ रहे हैं, इशारे जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि मज़ीद तब्दीलियाँ भी हमें नज़र आएंगी। सिलेक्शन पैनल के हवाले से ख़ासतौर पर रमीज़ राजा साहब ने जब सूबाई जो है रीजनल जो है सिलेक्शन कमेटी के कोचेस से मुलाकात की, तो उनको ये जो है वो क्लियर कर दिया था, उनको ये बता दिया था कि आपके काम से आपकी सिलेक्शन से वो मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे, तो अपना बंदोबस्त भी कर लीजिएगा। तो नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल और पाकिस्तान की जो प्रिपरेशन है वर्ल्ड कप के हवाले से और दीगर जो है क्रिकेट की अपडेट्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर और फार्मर टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप पाकिस्तान के डेफिनेटली पाकिस्तान के हीरो हैं, लेजेंड हैं, पाकिस्तान के रिवर्स स्विंग के बानी भी हैं, अपने पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम भी हैं, और आपने जो खिदमत सर अंजाम दी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, डेफिनेटली उनसे भी किसी को जो है वो इस हवाले से कोई शुबा नहीं है।
लेकिन पिछले दिनों आपकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें आप लंदन की जो है वो रोड्स के ऊपर वॉकर के साथ जो है वो चलते हुए दिखाई देते हैं, जिस हवाले से शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान में मौजूद हैं, बल्कि आपके फ़ैन जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हुए कि क्या हुआ कि सरफराज नवाज़ जो कि फास्ट बॉलर थे और डेफिनेटली एज का तकाजा भी है, लेकिन आपकी तबीयत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा सर, तबीयत कैसी है आप और सेहत की जो सूरत हाल उसके हवाले से जो आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोगों ने इतनी मेहरबानी और मोहब्बत दिखाई और फिक्रमंद हुए हैं, लेकिन मैं उनके लिए ये वाज़ह कर दूँ कि पिछले जो कोरोना हुआ था इंग्लैंड में, तो मैं 1 साल घर से बाहर नहीं निकला इस वजह से, क्योंकि यहाँ की हुकूमत भी कहती थी कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं या हार्टी या डायबिटिक हैं तो वो बाहर ना निकलें, कोरोना का उनको जल्दी इफेक्ट होगा। तो 1 साल फिर मैं घर के अंदर ही रहा हूँ, चलना फिरना भी इतना नहीं था। तो उसके बाद जब बाहर निकला हूँ तो ये फील हुआ कि मेरा वो बैलेंस जो है टांगों का कमज़ोर है और उसकी वजह से मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं ये फिर डॉक्टर ने मशवरा दिया कि घर में एक्सरसाइज करें और उसके बाद बाहर अगर चलना है तो एक वॉकर लेके उसके साथ चलें, वरना आप गिर ना जाए तो चोटें ना लग जाएं। तो इसलिए मैंने वो वॉकर लिया है और अब आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी टांगे बिल्ड कर रहा हूँ। टांगों के जोड़ों में या कोई ऐसा मामला नहीं है, सिर्फ कमजोर हो गई हैं टांगे, क्योंकि 1 साल में बाहर निकला नहीं और चला नहीं। तो इस वजह से अब मैं ये इंशाल्लाह जो वॉकर लिया है ग्रेजुअली टांगे बिल्ड करूंगा और 2-4 माह में ये टांगे इंशाल्लाह बिल्ड हो जाएंगी एंड आई विल बी बैक टू क्रिकेट फील्ड। राइट सर, बिल्कुल पूरी एक कौम जो है दुआ गो है आपकी सेहत के हवाले से। शायकीन क्रिकेट ख़ास तौर पे जो है वो इसी लम्हे का इंतज़ार करें दोबारा से आप उसी तरह जो है अपनी जो है टांगों पे अपनी जो है फिटनेस को जो है वह बहाल कर सकें, जिस तरह हमें ग्राउंड्स में जो है हशाश वशाश नज़र आते थे और एक्टिव नज़र आते थे। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है और आज पहला मैच होने जा रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपने ज़ाहिर है बैलेंस साइड आपने देखी है, पाकिस्तान टीम में जो तब्दीलियां की गई और जो सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। सबसे पहले ये बताइएगा कितने पुरुमीद हैं वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को लेकर, पाकिस्तान की टीम की पोजीशन के हवाले से क्या कहते हैं, और जो टीम सेलेक्ट हुई है, जो टीम मुंतखब हुई है, उस हवाले से आपका क्या कहना है सर? बाजी, ये तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कौम को दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा यही हुआ है कि टीम भी कहती है कि कौम दुआएं करें तो हम मेहनत करेंगे, लेकिन हमारी बेस्ट विशेष तो टीम के हमेशा साथ रही हैं, पाकिस्तान का परचम ऊंचा रहे। लेकिन मैं यहाँ 2-3 बातें ये करूँगा कि रमीज राजा एक कमेंटेटर है, ही इज नॉट ए क्रिकेट कोच या इस तरह की उसको समझ नहीं है। वो तो बाहर बैठ के जो अंदर मामला गेम हो रही है उसके ऊपर कमेंट्स करता है, आने वाली चीजों का उसको तो ग्राउंड में भी क्या हो रहा है क्या नहीं वो तो उसको भी नहीं पता होता, ना वो प्रेडिक्ट करता है। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम जा रही है, अल्लाह करे कि बेहतर परफॉर्मेंस करे, लेकिन 2-3 गलती इन्होंने की हैं। एक तो इनकी फिजिकल कंडीशनें इतनी अच्छी नहीं थी, 1-2 प्लेयर फिट हो गए, फिर 2-3 प्लेयर चेंज हुए, सिलेक्शन 2-3 मरतबा हुई। तो ये एक चीज तो ये थी। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो प्रेपरेशन है वो सबसे मेजर था। प्रेपरेशन में इन्होंने जो गलती की है कि 4-6-7 टीमें बना के मैच खेलते रहे हैं और इनका जो वर्ल्ड कप का कोच है वो भी नहीं था और वर्ल्ड कप का जो बैटिंग या बॉलिंग दोनों कोचेज नहीं थे ड्यूरिंग दी ये जो रावलपिंडी और लाहौर में मैचेस हुए हैं T20 के। बेहतर तो ये था कि ये कोचेज होते और उसके बाद एक टीम बनती जो वर्ल्ड कप की है, जैसे अभी अनाउंस हुई है, तो ये एक टीम अलहदा बनाते, बाकी टीमें अलहदा होती, तो ये टीम भी सबसे अपना खेलती मैचेस, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो पता ही नहीं है। वो जो टीम अभी सेलेक्ट हुई है
वो डोमेस्टिक T20 जो हो रहा था, मुख्तलिफ टीमों के अंदर उनके नाम थे और वो इकट्ठे तो खेल ही नहीं रहे थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मिडिल ऑर्डर का नहीं पता कि अब किसको कौन से नंबर पे भेजना है, सिर्फ ओपनर का आपको पता है कि जो आजम है और दूसरा जो रिजवान है, बाबर आजम और रिजवान, ये ओपन करेंगे एंड दे आर द बेस्ट ओपनर जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके बाद फखर जमान को आप दोबारा ले आए हैं, अब उसने कौन से नंबर पे जाना है। उसके बाद और जो लोग हैं, हफीज बीमार था वो आया है, अब शुएब मलिक भी आ गया है। अब इनकी पोजीशन का नहीं पता कि कौन सी पोजीशन पे कौन जाएगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारा हमेशा कोलैप्स करता रहा है। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो वो मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी बॉलिंग है, और उसमें ये देखना है आपने कि जो कंडीशंस हैं पिचेस की और ग्राउंड की, वो पाकिस्तान टीम को सूट करेगी, क्योंकि ड्राई कंडीशन होगी और गेंद अगर पुराना जल्दी हो गया तो रिवर्स स्विंग का चांसेस है, जो पाकिस्तान अच्छा करता है। लेकिन एक चीज जो देखने में आई है कि जो आखिरी रमात होते हैं 3-4 ओवर, उसमें पाकिस्तान टीम ने बड़े हमेशा रन दिए हैं। उसमें वो अफरीदी को भी देखना होगा और दूसरे प्लेयरों को भी कि आखिर में इतने रन ना दें जिस तरह इनके ऊपर फुल क्लास चलता है, तो ये चीज रोकनी पड़ेगी। उसके साथ फील्डिंग जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। ऑलराइट सर, जैसे कि आपने बात की टीम में तब्दीलियों के हवाले से, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो तब्दीलियां की गई, बार बार तब्दीलियां की गई। नेशनल T20 कप के हवाले से भी आपने बात की कि ज़ाहिर है वो इस तरह कौमी टीम को जो मुंतखब हुआ स्क्वाड, उस तरह जो है मिलकर खेलने का मौका नहीं मिला। चंद एक रोज़ की जो है प्रैक्टिस पाकिस्तान में की गई पाकिस्तान की टीम की जानब से, लेकिन ऑब्वियसली कुछ सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिनमें शुएब मलिक का हम तस्करा कर लेते हैं, और इसके साथ साथ मोहम्मद हफीज़ जो कि ऑलरेडी टीम का हिस्सा है, सरफराज अहमद की वापसी हुई, और फ़खर जमान जो कि रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थे, वो प्लेइंग 11 का जो है फाइनल 11 का स्क्वाड का जो है हिस्सा बने हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा एक मिडिल ऑर्डर हमेशा से कमज़ोर तस्वर किया जाता रहा है, और हमेशा से तनकीद की जाती रही कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर काफ़ी हद तक कमज़ोर है, वीक है। तो इस दफ़ा क्या लगता है आपको, मोहम्मद हफीज़ की मौजूदगी है, शुएब मलिक भी हैं, सरफराज अहमद भी हैं, कदर बेहतर वो परफॉर्म करते हैं, सीनियर खिलाड़ी भी हैं पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ अगर फ़खर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, एक पूरा पैनल आपके सामने है, तो क्या लगता है इस वक्त इस दौरान अब जो है वो हमें मिडिल ऑर्डर मजबूत दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान की टीम की पोजीशन क्या दिखाई दे रही है आपको? नहीं, देखें मिडिल ऑर्डर आपने जो कहा है ना कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे कौन खेलेगा? आपने वो इफ्तिखार को भी ले आए हैं, और शुएब मकसूद अनफिट हो गया है, जो जिसके ऊपर भी इफ्तिखार नहीं है अभी। नहीं सॉरी, नहीं, आसिफ का। तो ये मैं कहूँगा कि किसी की पोजीशन का अभी तो पता ही नहीं कि कौन सी पोजीशन पे कौन से नंबर पे, ये जो हमने अभी बात की है, इन्होंने बैटिंग करनी है। और हमेशा ये देखने में आया है कि ओपनर अच्छा स्कोर करते हैं और मिडिल ऑर्डर हमेशा कोलैप्स हुआ है। साउथ अफ्रीका से लेके आप इंग्लैंड, जहां मर्जी देखें, मिडिल ऑर्डर ने हमेशा कोई इतना खातर का मामला नहीं किया। तो ये देखने वाली बात है कि कॉम्बिनेशन अगर बना होता तो हर बैट्समैन को पता होता कि कौन से नंबर पे उसने जाना है। तो अगर फेलियर होता तो फिर आप चेंज करते हैं, लेकिन अब देखना है। और दूसरा, ये जो कोचेज आए हैं, इनको भी नहीं पता कि कौन सा बैट्समैन या बॉलर क्या पोजीशन लेगा, और ये तो अब ब्लाइंडली आए हैं ना। बिल्कुल सर, आपने बात की है कोचिंग पैनल के हवाले से, तो डेफिनेटली कोचिंग पैनल उस तरह पाकिस्तान टीम को ज्वाइन नहीं कर सका था जिस तरह के उनको करना चाहिए था, कि पाकिस्तान आती है और खिलाड़ियों के साथ थोड़ी सी कंजर्वेशन होती, और साथ साथ जो है वो उनको मौका मिलता पाकिस्तान के प्लेयर्स जो टीम के लिए सिलेक्ट हुए थे उनके साथ काम करने का। डेफिनेटली वेरन फ्लेंडर जो है पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन वो भी करंटीना में चले गए, और पाकिस्तान की टीम जब नेशनल कप खेल रही थी
खिलाड़ी जब खेल रहे थे तब भी जो है वो उनके साथ मैचअप नहीं हो सके। मैथ्यू हेडन तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तो आए नहीं है, लेकिन अब टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ओवरऑल आप क्या देखते हैं, अब जो कोचिंग पैनल तब्दील हुआ उस वक्त, उस समय तब्दील हुआ, उस दौरान तब्दील हुआ जब बहुत कम टाइम पीरियड था T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के वाले से, और सेकेंडली पाकिस्तान कोचिंग पैनल की जो है पाकिस्तान टीम के साथ कोई इस तरह की कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकी। तो क्या तवक्कुआत हैं कोचिंग पैनल से कितना जो है वो पाकिस्तान की टीम को जो है वो बेहतरी मिल सकती है, क्या जो है अफेक्ट कर सकती है? नहीं, अब तो वक्त रह ही नहीं गया। अब तो वहां जाएंगे और 20 तारीख से वो वार्म अप मैचेस 2 पाकिस्तान के हैं बस। उसके बाद तो फिर 24 को पाकिस्तान का इंडिया के साथ बड़ा सख्त मुकाबला है, और ये मुकाबला आप आसान ना समझे। उन्होंने IPL में बड़ी कंडीशन बना के परफॉर्मेंस की है, और IPL और हमारी T20 का जमीन आसमान का फर्क है। वहां देखें इंटरनेशनल प्लेयर भी खेल रहे हैं, और उनके साथ जो आपका मुकाबला है वो टफ मुकाबला है, और वो गेम भी काफी हार्ड है। जो पाकिस्तान में जो T20 हुआ है वो तो डोमेस्टिक का लेवल ही इतना अच्छा नहीं है कि 7 टीमें आपने बना दी हैं, और 7 टीमों में आप खुद सोचें कि क्या परफॉर्मेंस और क्या स्टैंडर्ड होगा। इतने हमारे पास प्लेयर हैं टॉप क्लास, जो 6-7 टीमें बनी हुई हैं। तो ये अब मुकाबला है कि अब हमारे कोचेज होते तो वो देखते, जैसे मैंने कहा कि एक अलहदा वर्ल्ड कप की टीम बना के उनका अलहदा इनसे मैचेस कराते, ताकि पता चलता ना। ऑलराइट सर, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, और यकीनन कम्बिनेशन जो है वो बनता तो ज़्यादा अच्छा था, खिलाड़ियों को जो है मिलकर खेलने का मौका मिलता तो एक जो है वो आपस में जो है वो एक साइकी जो है वो बेहतर हो जाती है, खिलाड़ियों को जो है समझने में और मिलकर खेलने में जो है काफ़ी हद तक जो है वो मदद मिलती है। लेकिन अनलकीली ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब आप क्या लगता है, बाबर आजम पाकिस्तान टीम को जो है लीड कर रहे हैं, कप्तान हैं और यंग कप्तान भी हैं। पिछले साल की अगर बात कर ले तो मोहम्मद रिजवान के साथ इनकी जोड़ी बहुत जो है फेमस रही है, साल की बेहतरीन जोड़ी करार दी गई। इवन भारतीय चैनल्स पे भी तस्करा किया गया बाबर आजम मोहम्मद रिजवान का कि उन्होंने T20 फॉर्मेट जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो डेफिनेटली बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के इस वक्त की प्लेयर्स हैं, नजरें उनके ऊपर मरकूज हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत के साथ जो पहला आगाज होने जा रहा है मैच का, और पहला टाकरा जो है वो बहुत हाई प्रेशर होता है हमेशा ही की तरह, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में कभी भी भारत को शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो पाया। तो इस दफा क्या लगता है, कुछ हमारे पास सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद हैं, मौका भी है, और यंग जो खिलाड़ी हमारे साथ अटैच हुए हैं वो भी काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान टीम इस दफा भारत को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगी, या फिर एज रूटीन हमें रिजल्ट नजर आएगा? नहीं, वो तो आप देखें कई साल पुरानी बात है। उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ है तो इंग्लैंड के अंदर ये हारे हैं पाकिस्तान, तो ये बातें तो पुरानी हैं, इनके ऊपर आप ना जाएं। अभी तो नए प्लेयर हैं, नए कंडीशन हैं, और उसके बाद UAE में जो कंडीशन है ये भारत और पाकिस्तान दोनों को सूट करती हैं, क्योंकि ज्यादा तो बैटिंग कंडीशन होंगी, और उसके बाद डिपेंड करता है पिच क्या बनती है। पिच अगर तो अभी रिसेंटली जो हमने IPL देखा है उसमें थोड़ी ग्रीनिश पिचें भी थी और ड्राई पिचें भी थी, तो ये आप देखना होगा कि पिच कैसी बनती है। और पिच के मुताबिक अब आप देखें इंडिया के पास भी इतनी अच्छे बॉलर हैं जिस तरह पाकिस्तान के हैं, फास्ट बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद उनके पास जडेजा है, मिडिल ऑर्डर से नीचे आके बैटिंग भी करता है। पाकिस्तान के पास इस तरह के ऑलराउंडर नहीं है जो नीचे आके बैटिंग और बॉलिंग करें। और ये हमारे पास जो नवाज है वो तो मेरा ख्याल है कि बैटिंग में इतना अच्छा नहीं, बॉलिंग में कुछ गुजारा करता है। तो ये मैं कहूँगा कि मिडिल ऑर्डर में जो हमारी बैटिंग है, इंडिया की बैटिंग हम देखें तो वो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन, वो अभी इंग्लैंड में भी खेले हैं, सीरीज भी जीते हैं। तो ये सारा देखते हुए मैं कहूँगा कि बड़ा सख्त मुकाबला है। ठीक हो गया सर, बिल्कुल आपने बात की है विकेट्स के हवाले से, UAE की विकेट्स, और रिसेंटली वहाँ पे आपको पता है IPL भी खेला गया, और पाकिस्तान ने भी जो अपनी मोस्टली जो
होम सीरीज़ हैं अवे जो पाकिस्तान से खेली थी वो तमाम जो है वो यूएई में खेली गई हैं और पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन से हम आंगी है। लेकिन बात यह है कि यूएई में ख़ासतौर पर जो कंडीशंस बनाई जाती हैं, बैटिंग विकेट्स बनाई जाती हैं, फ्लैट विकेट्स होती हैं, चौकों छक्कों के लिए जो है वो बनाई जाती हैं ताकि स्पेशली लोग क्राउड जो है इसको एंजॉय कर सके। T10 लीग का भी इनकाद होने जा रहा है, तो इसी तरह का जो है एक वो हमें नजर आता है कि वहां पे जो विकेट्स होंगी वो बैटिंग विकेट्स के लिए जो है वो प्रेफर होगी। लेकिन स्पिन बॉलिंग को किसी हद तक वो भी मदद मिलने के वाले से बातें की जा रही है कि स्लो पिचेस भी बनाई जा सकती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बाबर आजम के वाले से मैं कहना चाहूँ, बाबर आजम को बतौर कप्तान आप क्या मशवरा देंगे, क्या हिकमत अमली लेके, क्या स्ट्रेटजी लेके जो है मैदान में जाना चाहिए, खासतौर पर इंडिया के मैच के हवाले से जिसके लिए हमेशा से प्रेशर जो है वो दोनों टीमों के दरमियान मौजूद होता है? देखें, इंडिया के खिलाफ मैदान में तो एक बात अलग है। इससे पहले मैं ये बात कर दूं कि इंडियन जो प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं वो अभी रिसेंटली आईपीएल यूएई में खेलते रहे हैं, शारजा, दुबई और अबू धाबी में, और उनको कंडीशन का पता है, पिचों के बारे में उनको ज्यादा इल्म है, जहां पाकिस्तान सिर्फ 2 मैच खेलेगा जाके। तो ये एक जो ग्राउंड और पिचेस के मुताल्लिक जो बैट्समैन का नॉलेज है या बॉलर्स का, तो वो ऑलरेडी क्लाइमेटाइज हैं उन पिचेस के देखते हुए और बॉलिंग हर चीज के ऊपर। जहां पाकिस्तान अभी वहाँ इतने मैच खेला ही नहीं है तो उनको पिचेस का और बॉलिंग का ये तजर्बा नहीं है कि कौन सी पोजीशन है। तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया को थोड़ा एडवांटेज तो ये है कि वो वहाँ पे खेल के इतने मैचेस आईपीएल के क्लाइमेटाइज भी हुए हैं और उन पिचों से यूज टू भी हुए हैं। जहाँ पाकिस्तान अभी जाके 2 मैच खेलेगा तो उसके ये एक फर्क जरूर है। बाकी जो बाबर आजम का आप कह रहे हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन निकालना चाहिए और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन हो वो अकॉर्डिंग टू द पिचेस और वेदर कंडीशन के मुताबिक हो, क्योंकि शाम के वक्त अगर मैच है तो वो तो गेंद पुराना गीला होता है, रिवर्स स्विंग के पे चांसेस कम हो जाते हैं। अगर बादल क्लाउडी हो तो उस वक्त तो औस नहीं पड़ेगी तो रिवर्स स्विंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये कंडीशन वगैरह देखनी होगी। बिल्कुल सर, पाकिस्तान की पूरी कौम की दुआएं हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्म करे और डेफिनेटली पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप को जो है पाकिस्तान लेकर लौटे। और ख़ासतौर पे भारत के मैच की अगर बात करते हैं तो भारत के ख़िलाफ़ भी जो है वो फातिहाना आगाज़ करे, ताकि जो एक रवायत है बनी हुई कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ हमेशा से मैच जो है वर्ल्ड कप फॉर्मेट में मोस्टली हार जाता है, तो वो उसको भी तब्दील किया जा सके। अब ना सर कुछ बात कर लेते हैं चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब के हवाले से भी। आपको पता है जब से उन्होंने मनसब संभाला काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप्स एंड डाउन है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की टीम ने जो 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया था और बिना मैच खेले वो टूर कैंसिल हुआ और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो टूर कैंसिल करके वापस वतन वापस लौटी। इवन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को जो है वो राब्ता किया गया, लेकिन वो सीरीज़ को नहीं बचा पाए। और इसके बाद इंग्लैंड ने 13 और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान का रुख करना था, उन्होंने भी जो है न्यूजीलैंड की सूरत हाल को देखते हुए अपने टूर को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद खासतौर पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की गई। इवन बरतानवी वज़ीर आज़म ने जो है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को जो है वो उसकी इस फैसले के ऊपर काफ़ी बरहम हुए थे, जिसके बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के मुस्तफ़ी भी होना पड़ा। लेकिन अब कुछ चीज़ें सेटल डाउन होने जा रही हैं, कुछ चीज़ें जो है रीशेड्यूल हो रही हैं, जिसमें न्यूजीलैंड की सीरीज़ के वाले से बात कर लेते हैं, वो दोबारा से प्लान होने जा रही है। और इसी तरह इंग्लैंड की टीम भी जो है वो भी अपने दौरे को जो है रीशेड्यूल प्लान कर रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हुई और इसके साथ रमीज़ राजा साहब के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से भी एक बयान स्टेटमेंट सामने आया कि पाकिस्तान में जितनी भी फंडिंग होती है आईसीसी की जानिब से वो तमाम मोस्टली वो जनरेट होती है भारत से। अगर खुदा न खास्ता भारत जो है फंडिंग रोक दे आईसीसी में तो पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट अफेक्ट हो सकती है, मुतासर हो सकती है, इवन बंद भी हो सकती है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है और ख़ासतौर पर चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब के हवाले से आप क्या कहते हैं, उनका जो फ्यूचर मुस्तकबिल और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से उनके इक़दाम कैसे रहेंगे? देखें, रमीज़ राजा तो इंडियन, मैंने कहा था पहले कि इंडियन एजेंट लगता है, क्योंकि जब 3 वीक का टसल चला था तो उस वक्त रमीज़ राजा के बयान वाजिया दोबारा चले हैं। उसमें यह कहा था कि पाकिस्तान को
बेशक पाकिस्तान बेशर्म हो जाए इंडिया के हक में और बिग 3 को एक्सेप्ट कर ले। और अभी जो रिसेंट जो आपने बताया है कि जो रमीज राजा का बयान है कि इंडिया अगर मोदी चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो सकती है, फंड खत्म हो सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि एकेडमी के अंदर जो 3-4 करोड़ रुपया मंथली खर्च कर रहे हैं और बीसीओ इन्होंने दर्जनों कोच रखे हुए हैं, उनका फायदा क्या है? तो ये अगर कोच रखे हुए हैं तो फिर बाहर से कोच क्यों मंगवाया? तो ये सारी चीजें, और कोच आए भी हैं तो वो वक्त पर क्यों नहीं आए? ये रमीज राजा से सवाल पूछने चाहिए कि इसने ये क्या मजाक बनाया हुआ है। कोचेज जो होने चाहिए थे वो T20 जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक हुई है उसमें मौजूद होने चाहिए थे और तमाम टीमों को देखते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये सिर्फ खानापुरी जो कर रहा है, पता नहीं क्या उसको अकल आई है कि सीधा वो T20 दुबई में जाके देखेंगे जहाँ मैचेज ही नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि ये एक कमेंटेटर है, ही डजंट नो अबाउट द सिस्टम। और आते ही इसने देखे मिसबा ने और उसके बाद वकार यूनस ने एक दो औरों ने इस्तीफे दे दिए। हालांकि चाहिए था कि उनको बुला के रिक्वेस्ट करता कि आप वर्ल्ड कप तक ना जाएं, वर्ल्ड कप के बाद बेशक जाना है तो जाएं। तो ये भी एक मैं कहूँगा सवालिया निशान पैदा हो गया है कि वर्ल्ड कप तक कोई आपके पास कोच ही नहीं रहा था डोमेस्टिक में। सरफराज साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जैसे ही मनसब संभाला, एक तरफ तो टूर्स कैंसिल हुए और सीरीज का जो है वो शेड्यूल वो रीशेड्यूल होने जा रहा है, दूसरी तरफ जो इन हाउस तब्दीलियों की हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां हमें नज़र आई और मुसलसल नज़र आ रही हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं कोचिंग पैनल, वो अलग हुआ, मिसबा और वकार, और इसके बाद वसीम खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वो भी अलग हुए, और इसके बाद अगर बात कर लीजिए इसी तरह जो है फील्डिंग कोच पाकिस्तान के वो भी ओहदा छोड़ गए, और अब सूबाई कोचेस जो है रीजनल कोचेस हैं उनकी जो है कारकर्दगी के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि उस तरह जो है वो मुतमिन नहीं है रमीज राजा साहब जिस तरह की उनको तवक्को की जा रही थी, और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की पोजीशन भी खतरे में है। मजीद इस्तीफे भी आने की जो है वो नवीद सुनाई दे रही है कि इस तरह मजीद जो है वो रिजाइन भी सामने आएंगे। तो आपको क्या लगता है, वर्ल्ड कप T20 जब आपके सर पर था, इससे कबल इतने बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ की जानी और सेटअप को बिल्कुल चेंज कर देना पाकिस्तान के लिए कितना ये मुतासर कुन था? क्या इंतजार नहीं कर लेना चाहिए था कि वर्ल्ड कप तक का इंतजार कर लिया जाता, उसके बाद जो है वो ये तब्दीलियां की जाती? बिल्कुल ठीक आपने कहा, पहले कोई कम अज कम वर्ल्ड कप तक चलना चाहिए था और जो भी चेंजेस करनी थी वर्ल्ड कप के बाद करते और उसके बाद वक्त इनको मिल जाता, लेकिन इसने बड़ा रैपिडली चेंजेस की हैं और उसके बाद ये जो गवर्निंग बोर्ड है उसको भी ऐसे तमाशा बनाया हुआ है। वो भी नॉमिनेटेड हैं, वो जो रमीज राजा कहेगा वो हाँ करेंगे, इसलिए वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम गया है इसी वजह से क्या है कि पहले दिन रमीज राजा ने जो बोर्ड बुलाया कमेटी, गवर्निंग बोर्ड का जो मीटिंग की है उसमें तमाम पावरें उसने अपने पास ले ली हैं रमीज राजा ने। इसको मतलब समझ नहीं आती कि इतना ये क्यों इस तरफ चल पड़ा है कि पावरें लेनी है, ये करना है। ओ भाई, आप काम करने आए हैं, आप अपना जो पावरें जिसके पास हैं उनको आप इंस्ट्रक्शन दें कि ये करना है। अभी स्कूल क्रिकेट का इसने ऐलान कर दिया है, ये हो गया। अब स्कूलों के पास ना तो ग्राउंडें हैं और ना उनके पास वक्त है, तो ये एक और मुसीबत इसने डाल दी है। अगर स्कूलों का करना था तो प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड मौजूद है, हर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के पास है, फेडरल के पास है, कराची में है, सिंध में, उनको इंस्ट्रक्शन देता कि ये क्रिकेट आप कराएं। ऑलराइट सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो दुबई से जो है वर्ल्ड कप के साथ लौटे, फातिहाना लौटे और पाकिस्तान के लिए जो वर्ल्ड कप लेके आए। डेफिनेटली पूरी कौम भी यही चाहती है कि क्रिकेट के शायकीन भी यही चाहते हैं, लेकिन मुकाबले कुछ सख्त भी हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान को अपने जो आसान अपनी जो है फीलिंग्स उसके ऊपर भी काबू पाना होगा। नाज़रीन, सरफराज नवाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनकी बातें आपने सुनी। डेफिनेटली पाकिस्तान के लेजेंड हैं और रिवर्स स्विंग के बानी भी हैं। प्रोग्राम में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
और नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में फुटबॉल की जो सूरत हाल बनी थी 7 अप्रैल 2021 को फीफा की जानब से पाकिस्तान की जो है वो मुअत्तली की गई थी, रुकनीत जो है मुअत्तल कर दी गई थी। जो हालात बने थे वो भी तमाम तर आपके सामने थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ फीफा ही की जानब से जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई गई थी उसमें जो है अब तोसी कर दी गई है और इसकी डेट जो है एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2021 तक जो है उसकी मियाद को बढ़ा दिया गया। ये तमाम तर जो मामला बने थे जिसमें पाकिस्तान में खासतौर पर फुटबॉल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, शायकीन फुटबॉल हैं और इस तरह फुटबॉल से वाबस्ता जितने भी कोचिंग पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्ट हुए थे, मुतासर हुए थे। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मेंबर और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ 15 साल से मुंसलिक रहने वाले शाहत नियाज खोखर साहब। उनको वेलकम करते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताइएगा, ये तमाम तर जो मामला बने, डेफिनेटली जब पाकिस्तान की जो है रुकनीत मुअत्तल की गई तो जो सूरत हाल थी एक प्लेयर के लिए, एक पाकिस्तान की टीम के लिए और फुटबॉल से वाबस्ता हल्कों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन थी। तो लेकिन अब जो कमेटी बनाई गई और 31 दिसंबर तक उसमें दोबारा तोसी कर दी गई है, तो आपको क्या लगता है मामला अब किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि रुकनीत ताहाल मुअत्तल है और जब तक ये मामला सेटल डाउन नहीं होते उस वक्त तक इसी तरह वो एज इट इज रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल मशकूर हूँ कि आपने मुझे मेरी बात करने का मौका दिया। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर पूरी सारी बात का खुलासा आपने दे दिया है, तो मैं बात शुरू करूँगा कि आपका जो बहुत ही पर्टिनेंट एक आपने क्वेश्चन कम कमेंट दिया कि तोसी के बाद अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी या फुटबॉल के मामलात किस रुख पे जाएंगे। ठीक है, देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ऐसा हुआ क्यों। 7 अप्रैल को पाकिस्तान की मुअत्तली और दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी की वजह क्या बनी। इसी तरह इस सस्पेंशन के नतीजे में जो हमारे ऑलरेडी फुटबॉल बहुत ही मुश्किलात का शिकार है 2015 से, तो उन मुश्किलात में कई गुना मुकामी सतह के ऊपर भी और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी किस कदर इजाफा हुआ। हमारे कोचेज, रेफरीज, खिलाड़ी, जितना फुटबॉल के साथ मुंसलिक तबका है वो इससे किस कदर मुतासिर पहले हो चुका था और अब ये जो आखिरी एक ये धचका पहुंचा है, इसने पाकिस्तान के फुटबॉल को कहां पे लाके खड़ा कर दिया। तो मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाने का एक मकसद है फीफा का, और वो क्यों इतने रिसोर्सेज नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाने के ऊपर वो खर्च करते हैं या उसके लिए वो सारा अरेंजमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान को ठीक ट्रैक के ऊपर पाकिस्तान के फुटबॉल को लाना चाहते हैं। एक तो ये समझने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि जब एक प्रोसेस शुरू कर दिया गया था उसके बाद एक ग्रुप को ये ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि उन्होंने इस सारे प्रोसेस को रोक दिया और पाकिस्तान को दोबारा सिफर से भी नीचे लाके खड़ा कर दिया। तो ये 27 मार्च को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, जिसको हम फीफा हाउस बोलते हैं, फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी वही है, फीफा हाउस जो फीफा के पैसों से बना है, फीफा की ग्रांट से बना है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया और दैट वाज टोटली इलीगल और उसकी कोई कानूनी जवाज नहीं था उसका। और उसके बाद फिर फीफा ने एक वार्निंग आप कह लीजिए या एक इंतबाही कम्युनिकेशन हमारे साथ की कि आप बता दीजिए इन लोगों को, मीडिया के साथ शेयर किया गया। बाकी आप हकायक जानते हैं कि अगर ये 30 मार्च तक चीज़ें वापस सारा कंट्रोल फीफा की नामजद करदा कमेटी को नहीं किया जाता तो पाकिस्तान को फौरी तौर पे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब हमने बड़ी कोशिश की, हमने जितने भी कंसर्न्ड कॉर्नर्स थे उन सारों को पता चल भी चुका था। हमने भी अपनी पूरी कोशिश करके हमने सारों को इसके जो इंतहाई गहरे और मोहलिक और लॉन्ग टर्म असरात थे पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर, उनसे हमने सारों को आगाह किया। हत्ता कि जिन लोगों ने इसको फुटबॉल हाउस को ऑक्यूपाई किया था उनको भी हमने ये कन्वे किया कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आप ऐसा ना कीजिए, आप फुटबॉल
के मामलात को स्मूथली चलने दीजिए और जिसके बाद इंतखाबात, मुनसिफाना इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है। लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती वाली बात है कि अपने किसी भी पर्सनल गेन या अपनी सेल्फ मेड थीरीज की वजह से उन्होंने उसको कंटिन्यू किया, अपनी जाती मुफादात के हुसूल के लिए उसको कंटिन्यू किया। अल्टीमेटली 7 अप्रैल को जिस तरह आपने फरमाया, पाकिस्तान की रुकनीयत एक दफा फिर मुअत्तल कर दी गई। और मैं बड़े ही अफसोस के साथ आपको आगाह करूं कि दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर किसी मुकाबले के अंदर इस वक्त अपना झंडा उठा के नहीं जा सकते। उनमें एक चैड है और एक पाकिस्तान है। ये काफी ज्यादा ये इंतहाई शर्म की बात है। और 22-24 करोड़ का 22 करोड़ का मुल्क, बड़ा मुल्क दुनिया है के अंदर, दुनिया की आप जानते हैं साजिद साहब कि दुनिया के अंदर फुटबॉल इज लाइक अ डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली ऐसी है और सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम भी यही है। और शायद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं और डेफिनेटली ये एक शर्मिंदगी का बायस है कि इस वक्त तक इस तमाम तर मामला को जो है सॉल्व आउट हो जाना चाहिए था। लेकिन 7 अप्रैल गुजरे हुए भी आप देख रहे हैं कितना टाइम गुजर गया, 6 माह हो गए और 6 माह हो गए। 31 दिसंबर की एक दफा फिर से तोसी कर दी गई है। तो क्या इन तमाम तर जो वक्त गुजरा है, ये तमाम जो लम्हात गुजरे हैं, इस दौरान कोई ऐसी सिटिंग, कोई ऐसी बैठक नहीं हुई जिसमें मामला को जो है सॉल्व करने के वाले से इकदाम किए हों कि एक दफा फिर से फीफा ही को जो है वो एक्सटेंशन करनी पड़ी, अपनी नॉर्मलाइजेशन कमेटी को टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया कि इसको जो है वो क्लियर किया जाए? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और आपका सवाल भी बिल्कुल इस सब्जेक्ट के से रेलिवेंट है कि इस दौरान कोशिशें क्या हुई। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि जो इल्लीगल कब्जा करने वाले लोगों ने इसकी वजूहात बताई कि हमने क्यों ऐसा किया। उसमें सरे फहरिस्त ये था कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी इलेक्शन नहीं कराना चाहती, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा ये था कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराना चाहती। अच्छा, तीसरा ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम फ्रेम है उसको ये फॉलो नहीं करना चाहते। अब हमने फुटबॉल कम्युनिटी को इत्माद में लिया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया को उसको इत्माद में लिया और हमने मीडिया को इत्माद के अंदर लिया। और इसी तरह ये जो इल्लीगल जिसको ऑक्यूपेंट उनको पूरी तरह ये कन्वे किया गया कि ये सारी बातें मफरूजे पे मबनी है। मैं उसका आपको दलील उसकी ये दूंगा कि जिस वक्त ये कब्जा हुआ है उससे कुछ दिन पहले हमारे चेयरमैन हारून मलिक साहब वो मीडिया के अंदर ये कह चुके थे कि अप्रैल के गालिबन 7 या 10 तारीख तक हम इलेक्शन का रोड मैप जारी करने वाले हैं। हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। हमारे पास एक उसका ढांचा, उसका स्केलेटन वो बना हुआ था। हम इस प्रोसेस में थे कि हम फुटबॉल कम्युनिटी के साथ उसको चीज़ों को बिल्कुल एक मुशावरत के अंदाज में शेयर करके एक फाइनल शेप में लाके और हम उसको अप्रैल के शुरू के अंदर अनाउंस करने वाले थे। ठीक है। और जब जहां से ये मामला जब कब्जा के बाद खराब हुआ, उसके बाद भी हमने हर उस रेलिवेंट कॉर्नर के अंदर जहां पे हमें अपना इस चीज के आप यूं कह लीजिए कि हमारा जो माइंड था वो हमने पूरी तरह दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया के अंदर बारहा हम ये कह चुके हैं कि सिर्फ ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस ही पीएफएफ के और पाकिस्तान के फुटबॉल के मसाइल का हल है। हम बारहा ये कह चुके हैं कि सिर्फ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने वाले इलेक्शन पाकिस्तान की फुटबॉल कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल होंगे और हम उसके लिए हमें कोई मुज़ायका नहीं है, हम अकॉर्डिंग टू द बुक काम करने को तैयार हैं। अच्छा, इससे एक स्टेप आगे बढ़ के मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हुकूमत की खेलों के मामले में जो नुमाइंदा शख्सियत हैं वो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा हैं। वो विफाकी सतह के ऊपर आईपीसी मिनिस्टर वो इस मामले को और खेलों के दीगर मामलात को देख रही हैं। बहरहाल उनके साथ उन्होंने बड़ी हमदर्दी के साथ इस सारे मामले को टेकअप किया। उसके बाद उन्होंने बेइंतहा मेहनत की, हमें बाकी स्टेक होल्डर्स को
सारी तरफ से उन्होंने लोगों के साथ बात की। हमारे साथ भी उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कई नशिस्तें हमारे साथ उनकी, कई गुफ्तगू की नशिस्तें हमारे साथ उनकी हुई। हमारे साथी बार बार उनसे मिले, मैं खुद भी उनसे मिला। हमारे शायद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेफिनेटली ज़ाहिर नशिस्तें भी हुई होंगी, जैसे कि हम यही चाह रहे थे कि इतना जो टेन्योर अरसा गुजरा उस दौरान क्या हुआ। डेफिनेटली नशिस्तें भी हुई होंगी, सिटिंग्स भी होंगी, लेकिन नतीजा क्या निकला? हाल अभी इलेक्शन ना करवाने की असल वजह क्या थी? सबसे पहले तो ये कि क्या वजह क्या बनी कि हमने देखा बाकायदा वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई फुटबॉल फेडरेशन में, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में, और नौबत यहाँ तक पहुंची थी कि वहां से जो है वो भागना भी पड़ा दूसरी पार्टी को। तो क्यों नहीं ये मामला पहले से जो है उसको जो है वो इसका सोल्यूशन निकाल लिया गया, और अभी तक जो है वो आगे इकदाम क्या नजर आ रहे हैं कि 31 दिसंबर को भी यहाँ एक दफा फिर से हमें एक्सटेंशन मिलेगी या उससे कबल ये तमाम तर मामला जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे? देखिए साजिद साहब, मैं बहुत हम क्लियर हैं इस मामले में। जिस वक्त सस्पेंशन हुई है, पहले तो मैं आपके वसातत से पाकिस्तान के फुटबॉल के लाखों फॉलोअर्स को ये बात मैं ये बताना चाहता हूं कि फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी पार्टी नहीं है। फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी इलेक्शन के अंदर पार्टी नहीं है। हमारा रोल एक कंडक्ट करवाना है, और हम अमानतन इस अरसे के लिए अमानत समझ के हम इसको इस्तेमाल करें। निगरान सेटअप कह सकते हैं। एग्जैक्टली हमारा रोल ये है कि हम साफ शफाफ इलेक्शन के लिए राह हमवार करें और इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। इलेक्शन के बाबत हमारा ये मैंडेट है। अच्छा, अब हम फ्रीक नहीं है, हम ये नहीं है कि हम इस इलेक्शन के अंदर कोई धड़ा हो। एक तो इस बात को समझना इंतहाई जरूरी है। इसका मतलब यह है कि हमारा इसमें किसी तरह का कोई जाती इंटरेस्ट किसी का नहीं है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी का या फीफा का। फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी सिर्फ ये चाहती है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो ताकि मामलात आगे बढ़े। अब जहां तक आपका दूसरा हिस्सा था सवाल का, वो ये है कि देखें, हमने डॉक्टर फमीदा मिर्जा के साहबा के साथ नशिस्तें करने के बाद, गुफ्तगू करने के बाद हमारे से ये मांगा गया कि आप एक क्लियर कट रोड मैप दें। ठीक है, कागज के ऊपर लिख के रोड मैप दें। ये बड़ा अहम इसका पहलू है। अच्छा, उसके बाद हमारे से जो मुक़द्दर तरीन रियासती हमारे जो बड़े हैं, ठीक है, उनकी जानिब से सदर अलवी साहब से हमारी इस मामले में उन्होंने बड़ी शफकत फरमाई। उन्होंने डॉक्टर साहबा ने उनके साथ भी एक नशिस्त हमारी रखवाई। हमने पूरी क्लैरिटी वहां पे भी दी। इसी तरह जितने डॉक्यूमेंट्स जिनसे ये साबित हो कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो हमने रोड मैप समेत, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बने हुए रोड मैप के समेत हमने वो तहरीरी शक्ल में हुकूमत पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दी है। शायद साहब बिल्कुल सही है, आपने प्रोवाइड कर दी सारी जो है रोड मैप, एक प्लान जो था वो शेयर भी कर दिया वफाकी गवर्नमेंट के साथ भी। लेकिन दूसरी तरफ असल जो मामला है वो क्या है? इलेक्शन जो है ना करवाने के वाले से, इस तरह कह सकते दोनों पार्टीज के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर अगर बात कर लीजिए तो क्यों जो है वो दोनों पार्टी से तरह एग्रीज नहीं हो पा रही कि इलेक्शन की जो है कंडक्शन उसी तरह प्रोसेस में है जिस तरह के फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी चाह रही है, और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की हम बात करते हैं तो वो क्यों नहीं जो है वो अमल पजीर हो रहे? इसकी रीजन क्या समझ रहे हैं आप? देखें, तहफ़्फ़ुज़ात तो इसके अलावा कोई हो नहीं सकते जो मैंने आपसे गुजारिश की है। यानी आप फर्ज करें दूसरा फ्रीक है, आप मेरे से कहते हैं जी आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, मैं आपको लिख के दे चुका हूं कंसर्न्ड कॉर्नर्स को कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, 10 जगहों के ऊपर लिख के दे चुके हैं। कल इवन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल साहब का कल या परसों के किसी अखबार में ये उनका बयान भी छपा है कि हमें वो रोड मैप मिल चुका है। अब इसके बाद जब रोड मैप दे चुके हैं, जब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कह चुके हैं, जब टाइम फ्रेम हम उसमें बता चुके हैं, तो फिर मुझे बताइए कि फिर आपके पास यानी दूसरे फ्रीक के पास, फ्रीक तो नहीं मैं कहता, या मैं तो ये कहता हूं कि दे आर इलीगल पीपल, उनके पास फिर क्या इसका जवाब क्या रह जाता है? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। मेरे पास इसका सिर्फ एक जवाब है। मेरे पास सिर्फ इसका ये जवाब है
कि उनके जाती मुफादात इससे वाबस्ता हैं कि इलेक्शन ना हो। इसके अलावा ठीक हो गया सर, डेफिनेटली उनसे भी जो है जवाब लिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे उनसे भी राब्ता करें, और ताकि जो दोनों साइडों के जो मामला हैं और असल जो रीज़न है उसके पीछे वो क्या है उसके ऊपर भी बात करें। कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में अब फुटबॉल का जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से फैक्ट जितनी हुई, और अब देख रहे हैं अब कुछ हमें लीग्स नज़र आ रही हैं पाकिस्तान में खेली जा रही हैं फुटबॉल के हवाले से। रिसेंटली जो है वो बलूचिस्तान में भी खेला गया और इसी तरह मुल्तान में भी, और अब सीजन जो है वो नेक्स्ट इस्लामाबाद में होने जा रहा है। तो अब क्या समझ रहे हो प्लेयर्स और जो हमारे खिलाड़ी हैं, कोचिंग स्टाफ है और पैनल है, इसी तरह ऑफिशियल्स हैं दीगर, उनका जो है मुस्तकबिल के साथ तक सिक्योर है? क्या वो इसी एजेंडे में फंस के रह जाएंगे कि आया पाकिस्तान की रुकनीत जो है बहाल होगी या नहीं होगी, या फिर वो इसी मुअत्तली के साए में जो अपना कैरियर अपना वो मुकम्मल करेंगे? अच्छा साहिब साहब, आपने 2-3 पहलुओं की निशानदेही की। सबसे पहले तो ये था कि पाकिस्तान में जो लीग्स हो रही हैं, यस, गालिबन आपका इशारा पाकिस्तान प्रीमियर लीग की तरफ है, और दूसरा आपका इशारा उस लीग की तरफ है जो एक प्राइवेट पार्टी की तरफ से अनाउंस। डेफिनेटली फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल, जहां भी फुटबॉल खेला जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान प्रीमियर लीग का स्टेटस ये है कि वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की सबसे हाईएस्ट लेवल का कंपटीशन, आप आसान लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि सबसे जो प्रीमियर कंपटीशन होता है दैट इज पाकिस्तान प्रीमियर लीग। ठीक है। पाकिस्तान प्रीमियर लीग का एक उसका वहां से जीतने वाली टीम ने आगे एशिया के लेवल पे जाके खेलना होता है। बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, जब आप वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग, वो कंपटीशन जिसको एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन या फीफा जायज नहीं समझ रही, तो आप मुझे बताइए कि उस लीग के अंदर से जीतने वाली टीम का आगे मुस्तकबिल क्या होगा? ठीक है जी। अच्छा, फिर इस लीग को जो मुल्तान में आपने जिक्र किया, विच इज बीइंग कॉल्ड एज पाकिस्तान प्रीमियर लीग, ठीक है, उसके ऊपर हमें इससे अलावा कि वो बिल्कुल इलीगल लीग है और वो यानी 12 लीग्स हुई हैं, उसको 13वीं लीग का रुतबा नहीं मिलेगा, या अगर 13 लीग्स हुई हैं तो उसको 14th लीग का रुतबा नहीं मिलेगा। दैट इज जस्ट अ कंपटीशन बीइंग डन फॉर पर्सनल गेन्स। इसके अलावा वो कुछ नहीं है। पाकिस्तान प्रीमियर लीग की टीम अगर एशिया में जाके नहीं खेल सकती या उसको मौका नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब है कि आपने अपने किसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो लीग कर ली या कोई एक कंपटीशन कर लिया। अब मेरा सवाल आपके सामने मैं ये रख रहा हूं, जो कि आप जरूर पूछिए उसके करवाने वालों से, कि ये प्रीमियर लीग जो मुल्तान में खेली गई, जबकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अकाउंट्स अदालत के हुक्म के तहत बंद हैं, तो उसके ऊपर पैसे कहां से लग रहे हैं? क्या वो किसी की जाती जेब से लग रहे हैं? क्या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अकाउंट के अलावा कोई दूसरा अकाउंट, कोई जाती अकाउंट, कोई फेक अकाउंट, कोई फेडरेशन के नाम पे बना हुआ कोई फेक अकाउंट वो इस्तेमाल करें फुटबॉल फेडरेशन के इवेंट्स को करवाने के लिए? ठीक है शाह साहब, बड़े हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सामने आ चुका है, और डेफिनेटली ऐसा ही है कि अगर ज़ाहिर है कि अगर नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा के जो है मेंबर बोर्ड वो इस लीग को ऑन नहीं कर रहे, तो कहाँ से वो लीग हो रही है? लेकिन सवाल फिर यही है कि अगर प्लेयर्स हमारे जो फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं उनको गेम मिल रही है, अगर इवेंट के हवाले से हम बात कर लेते हैं, अगर वो खेलने जा रहे हैं, तो क्या अगर इसकी जो है परमिशन नहीं मिलती तो लीग्स नहीं करवानी चाहिए? या फिर प्लेयर्स का, हम बेसिकली ग्रास रूट लेवल के प्लेयर्स के हवाले से बात करें, उनका मुस्तकबिल क्या है या उनका फिर कसूर क्या है कि वो क्या अपना फुटबॉल का उन्होंने खेलना तो वो कहाँ जाकर खेले? साजिद साहब, ये आपके हमारी सारी गुफ्तगू का सबसे ज्यादा अलमनाक जो पहलू है वो ये है कि इस जंग के अंदर 2015 से ऑनवर्ड, इस जंग के अंदर सबसे ज्यादा जो बेचारे मुतासिर हुए हैं और पिसे हुए हैं वो खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे, और इसी तरह कोचेज और रेफरीज हैं। अच्छा, खिलाड़ियों की 2015 तक आपके मैं इल्म में लाने के लिए हमारी मुख्तलिफ सतह की तकरीबन 7 कौमी टीमें हुआ करती थी जो कि पाकिस्तान से बाहर जाके खेलती थी। सैकड़ों खिलाड़ी उसमें इन्वॉल्व होते थे, सैकड़ों घरों के अंदर उसके फवायद पहुंचते थे। अच्छा, अभी जो बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका कि ये सारी लीग्स जो हो रही हैं, कम से कम आपके गालिबन जो मुझे समझ आया कि उसके अंदर कम से कम खिलाड़ी को खेलने का मौका तो मिल रहा है। मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज, कोई भी एक्टिविटी जिसकी बुनियाद गैर कानूनी हो,
उसके अंदर खेलने से किसी को कोई फायदा नहीं मिलता, ठीक है, नहीं मिल सकता। हाँ, वो प्राइवेट इवेंट्स जो लोग अपने ओन के ऊपर अपनी रीजनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जो लोग करवा रहे हैं, टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, और बहुत सारे पाकिस्तान में होते हैं, वो टूर्नामेंट्स जरूर उसमें खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये ऐसी एक्टिविटी जिसकी बुनियाद गैर कानूनी हो और उसकी कानूनी हैसियत कोई ना हो। देखें, आप अगर आज ये रिवाज डाल देते हैं कि जिसके पास ताकत वक्ती तौर पे है, ताकत तो अल्लाह के पास है, लेकिन जिसके पास इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर, क्या हम कोई बनाना रिपब्लिक है? हम कोई ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कोई कानून की पासदारी नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना हमारे इस वक्त जो हुकूमत के सरबराहान हैं वो इस तरह सोचते हैं। वो पाकिस्तान को बदनामी से, वो पाकिस्तान की नेकनामी के ख्वाह हैं। वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को इमेज बेहतर करने के लिए वो बेइंतहा कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग जो इस तरह की चीजों के अंदर मुलविस हैं, वो फिर खींच के पाकिस्तान को वापस ले आते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल। शायद साहब, चले लास्ट में एक चीज़ बता दें, 31 दिसंबर तक जो तोसी हुई है उस दौरान जो है आपको मामला जो है वो सेटल डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इलेक्शन हो पाएंगे और जो है इसका जो है मुअत्तली के हवाले से पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा? देखें, सबसे पहले मैं मुअत्तली वाली बात करता हूँ। मुअत्तली इंशाअल्लाह हम उसके लिए बहुत ही सिंसियरिटी के साथ कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन उसमें रुकावट ये है कि सिर्फ एक मुतालबा है कि फुटबॉल हाउस फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले किया जाए। ठीक है। पीएफएफ का कंट्रोल नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले किया जाए। इलेक्शन की राह हमवार की जाए। उसी दिन पाकिस्तान की सस्पेंशन खत्म करने के लिए हमारे चेयरमैन की तरफ से ये दरख्वास्त फीफा को दे दी जाएगी और चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास ये मुकम्मल कॉन्फिडेंस है फीफा की तरफ से कि जिस वक्त वो दरखास्त मूव करेंगे पाकिस्तान की सस्पेंशन इंशाल्लाह मुअत्तली खत्म हो जाएगी। लेकिन सर ये इकदाम आपने जो बात की, ये कौन करेगा, खत्म कौन करेगा जिसकी बात कर रहे हैं कि खत्म की जाए इसकी जो सस्पेंशन है, या जहां पे बैठे हुए हैं फीफा फुटबॉल फेडरेशन की हम बात कर लेते हैं? जी हाँ, आपका जो सवाल है इसका जवाब मैं इस तरह देना चाहूंगा कि हम ये समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से हमदर्दी का मुजाहरा किया जा रहा है। उसको लीड कर रही हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, और उसके साथ ही हमारी मुकम्मल मुस्बत उम्मीद है वजीर आज़म साहब से। उनको इस मामले का इल्म हो चुका है, इसकी गहराई कितनी उनके इल्म में है हम चाहते हैं कि वो इसका गहराई से जायजा लें। हम चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी को और फुटबॉल के मामले को जनाब वजीर आज़म पूरी अहमियत दें। हम ये भी आपके वसासत से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें 60 से 70 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल किसी ना किसी शक्ल में खेलते हैं। क्या पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट के खेलने वालों के लिए बना है? क्या फुटबॉल के खिलाड़ी और हमारे जो फुटबॉल के बच्चे हैं उनका रियासत के ऊपर या उनसे शफकत नहीं की जानी चाहिए? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रिकेट के ऊपर बहुत अच्छा करते हैं, हम सारे मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, हमारे स्टार्स हैं, क्रिकेट हमारा पैशन है पाकिस्तान का। लेकिन देखिए मैं फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी ये दस्त बस्ता ये गुजारिश है कि बाखुदा क्रिकेट के अलावा फुटबॉल को, जो कि पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट गेम है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर मेहरबानी करें, शफकत करें, उसके मामले का गहराई से जायजा लें और पाकिस्तान को इस मजीद बदनामी से बचाएं, पाकिस्तान के फुटबॉल को तबाही से बचाएं, पाकिस्तान के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी के सर के ऊपर हाथ रखें। हमें हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, हमें हुकूमत से पैसा नहीं चाहिए। ये शायद आप मेरी ये बात रिकॉर्ड पे रखें। फुटबॉल पाकिस्तान की उन शायद गिनी चुनी 1-2 खेलों में से होगी जो मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने ये बात कर रहा हूं कि हमें पाकिस्तान की हुकूमत से पैसा नहीं चाहिए। हम पैसा पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे। हम बहुत सारा पैसा हमारे जो फीफा बहुत सारे फंड ऑलरेडी भी देती रही है और हम मजीद फंड उसके लिए पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ले सकते हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें शफकत चाहिए, हमें
प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो चाहिए। हमें ये चाहिए कि जो हमारे मुल्क के रियासत के बड़े हैं वो पाकिस्तान को मजीद बदनामी से बचाएं। ठीक हो गया शाहिद साहब, बिल्कुल डेफिनेटली आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जैसा कि शाहिद साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान खास तौर पे फुटबॉल के हवाले से अगर इकदाम करने के हवाले से बात करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को डेफिनेटली दीगर गेम के साथ भी उसी तरह शफकत का हाथ रखना चाहिए जिस तरह के वो क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो होपफुली ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में खासतौर पर 31 दिसंबर की जो डेडलाइन दी गई है, तोसी की गई है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो टेन्योर में, तो उस दौरान जो है ये तमाम तर मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाए और पाकिस्तान को रुकनीत भी बहाल हो और इसी तरह पाकिस्तान ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि दीगर गेम में भी अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।